आइए दोस्तों शुरू करते हैं पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। ये फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। इससे पहले जनवरी का ख़त्म किया जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थलों का नाम परिवर्तित कर दिया है। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया, और राजभवन का नाम लोक भवन, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, और केंद्र सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ, राजभवन का लोक भवन और राजपथ का कर्तव्य पथ, जबकि केंद्र सचिवालय का कर्तव्य भवन कर दिया गया है। केंद्र सचिवालय का कर्तव्य भवन और रेस कोर्स रोड का लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है, ये नाम बदलकर। नेक्स्ट है, भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस उपग्रह का भार लगभग 6100 kg है। तो भारत की धरती से पहली बार सबसे भारी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, और ये 6100 kg का भारी उपग्रह संचार उपग्रह है, और ये अमेरिका संचार उपग्रह है अमेरिका का। इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये संचार उपग्रह है जिसे भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया है, और इसका वजन 6100 kg है। इसरो द्वारा इसे LEM-3M6 से लॉन्च किया गया है। इससे पहले भारतीय एक और भी 4400 kg का भारी उपग्रह लॉन्च किया जा चुका था, जिसका नाम था बाहुबली रॉकेट। इसे लॉन्च किया गया था जो 4400 kg का था। और सबसे भारी उपग्रह अभी जो लॉन्च किया गया 6100 kg का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो LVM-3M6 से लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में दीपावली को शामिल किया गया है। अब भारत में कुल यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची के कितने स्थल हो गए? 16 स्थल हो गए। पहले 15 थे, दीपावली को मिलाकर 16 स्थल हो गए हैं। और ये कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र अभी हाल ही में भारत में ही आयोजित किया गया, उसी दौरान दीपावली को शामिल किया गया। और ये 20वां सत्र कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। पहली बार इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता विशाल बी शर्मा द्वारा किया गया। और इसमें कुल 194 सदस्य हैं। यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति में 194 सदस्य हैं। 20वें सत्र के दौरान दीपावली को शामिल किया गया अमूर्त विरासत सूची में। इस प्रकार भारत में 16 स्थल हो गए हैं शामिल। दीपावली के अलावा अभी साइप्रस के प्राचीन कमांडारिया वाइन है, ये शराब है, इसे भी शामिल किया गया है। और घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य को शामिल किया गया है, जबकि चिली का सर्कस परंपरा को शामिल किया गया है। और इराक में रमज़ान में एक खेल है, इसे खेला जाता है जिसका नाम है अल मुहैबिस को भी शामिल किया गया है। तो पूछा जा सकता है, हाल ही में यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र जो दिल्ली में हुआ है, इसमें अल मुहैबिस को शामिल किया गया है। ये क्या है? तो एक खेल है, ये इराक में मनाया जाता है। घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य को, जबकि चिली का सर्कस को, और कमांडारिन वाइन को शामिल किया गया है साइप्रस का। और भारत के दीपावली को शामिल किया गया है। भारत में इस प्रकार 16 अमूर्त विरासत सूची हैं, जिनमें सबसे पहले 2008 में वैदिक मंत्र जाप को शामिल किया गया था। फिर कुडियाट्टम को, केरल का ये रंगमंच है, इसे भी 2008 में, और रामलीला को जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, इसे भी 2008 में शामिल किया गया था। उसी प्रकार 2009 में रम्मान उत्सव जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसे शामिल किया गया था। फिर मुदियट्टू को 2010 में, केरल का एक नृत्य नाटक है, इसे भी शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य है, ये राजस्थान में मनाया जाता है, 2010 में इसे भी शामिल किया गया था। यहाँ राजस्थान के ये सपेरा लोगों द्वारा मनाया जाता है, खास करके महिलाओं का नृत्य है कालबेलिया नृत्य राजस्थान का, इसे भी यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। अभी पिछली बार दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, ये पश्चिम बंगाल का है। गरबा को 2023 में शामिल किया था, ये 15वां अमूर्त विरासत सूची था गरबा 2023 में। जबकि 14वां था दुर्गा पूजा 2021 में, और कुंभ मेला 2017 में। जबकि ठठेरा शिल्पकला है, ये पंजाब में। और योग को 2016 में, नवरोज को भी 2016 में शामिल किया गया था। जबकि संकीर्तन को 2013 में, ये मणिपुर का है। और लद्दाख का बौद्ध मंत्र जाप 2012 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं का चित्र स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है परमवीर दीर्घा। तो पूछा जाएगा परमवीर दीर्घा क्या है? तो यह 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र स्थापित किया गया एक राष्ट्रपति भवन में स्मारक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर इसको स्थापित किया है। नेक्स्ट है, नौसेना का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत कोच्चि में शामिल हो गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है DSC-A20। DSC-A20 क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत है, इसे कोच्चि में नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, शांति विधेयक 2025। हाल ही में
संसद में शांति विधेयक 2025 शामिल किया गया है। तो ये शांति का फुल फॉर्म क्या है? SHANTI, शांति का सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे लोकसभा से पारित किया गया था 17 दिसंबर 2025 को और राज्यसभा से पारित किया गया था 18 दिसंबर 2025 को, जबकि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी है 20 दिसंबर 2025 को। तो शांति विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 17 दिसंबर को, राज्यसभा में 18 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है 20 दिसंबर को। इसका उद्देश्य क्या है शांति विधेयक का? इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना, निजी क्षेत्रों का प्रवेश करना और 2047 तक जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है भारत इसे 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है, इसे पूरा करना। इसके तहत शांति विधेयक के तहत 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम था जो, और 2010 का नागरिक दायित्व अधिनियम था, परमाणु क्षति के लिए जो नागरिक दायित्व अधिनियम था, इसे रद्द कर दिया गया शांति विधेयक में। तो 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 1910 का नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द करके इसे लाया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को भी वैधानिक दर्जा दिया गया इस विधेयक के तहत। अब निजी कंपनियां, संयुक्त उद्यम सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर सकेंगी, उनका संचालन और डीकमीशन भी कर सकेंगी। अभी हाल ही में भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 2025 में कितना था? 9 गीगावाट, जिसे बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना है। नेक्स्ट है INS वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले अब्दुल कलाम आज़ाद 2006 में पनडुब्बी में यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। INS वागसीर पर कर्नाटक के कारवार बेस पर उन्होंने यात्रा की है, कर्नाटक के कारवार बेस पर यात्रा की। और द्रौपदी मुर्मू 2 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, राफेल और सुखोई 30 को उड़ाई हैं उन्होंने। नेक्स्ट है परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये कहाँ से किया गया? तो विशाखापत्तनम से किया गया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया। नई दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या कितना हो गई है? तो 13 हो गई है। दिल्ली में पहले 11 थी राजस्व जिलों की संख्या, 2 बढ़ाई गई है, अब ये 13 हो गई है। नेक्स्ट है CM जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना, किस राज्य ने शुरू किया है? CM जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्राएं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर में 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर गए थे। तो मोदी जी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर गए थे। इनके बारे में बारी बारी जानेंगे। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? जाफर हसन है। और जॉर्डन के राजा कौन है? तो शाह अब्दुल्ला द्वितीय हैं। और 2025 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $5 अरब करना है बढ़ाकर। अभी भारत और जॉर्डन का द्विपक्षीय व्यापार $2.87 अरब का है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर $5 अरब करना है। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो पूछा जा सकता है क्योंकि मोदी जी जॉर्डन गए थे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, वहाँ के प्रधानमंत्री जाफर हसन हैं और शाह अब्दुल्ला द्वितीय वहाँ के राजा हैं। 2025 में 75 वर्ष पूरे हुए थे राजनयिक संबंध भारत और जॉर्डन के। नेक्स्ट है इथोपिया। तो इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। ये अफ्रीकी संघ का एक देश है और अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो इथोपिया में है, आदिस अबाबा में। और इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली हैं। सर्वोच्च पुरस्कार इथोपिया का ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया मोदी जी को दिया गया और इथोपिया के संसद को भी संबोधित किए मोदी जी वहाँ। तो ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया मोदी जी को दिया गया। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर इथोपिया में है, जहाँ इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है और वहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं। नेक्स्ट है ओमान। ओमान की राजधानी का तो मस्कट है और वहाँ के सुल्तान हैं हय्यम बिन तारिक। राजनयिक संबंध के 70 वर्ष हो गए हैं भारत के साथ और इन दोनों के साथ अभी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है जिसे CEPA कहा जाता है। और मोदी जी को प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान प्राप्त हुआ है। तो ओमान की राजधानी मस्कट और वहाँ के सुल्तान हय्यम बिन तारिक और वहाँ भारत और ओमान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है जिसे CEPA केपा कहा गया है और ऑर्डर ऑफ ओमान से मोदी जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सोमालीलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा सोमालीलैंड। क्यों? क्योंकि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक देश का मान्यता दे दिया है। तो सोमालीलैंड को देश की मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बन गया है। सोमालीलैंड का राजधानी हारगेइसा यहाँ की राजधानी और यह सोमालिया से आज़ाद हुआ था 1991 में।
सोमालीलैंड की सीमा लगती है सोमालिया से, जिबूती से और इथोपिया से। सोमालीलैंड की सीमा लगती है सोमालिया से और जिबूती से और इथोपिया से। इसे हाल ही में देश की मान्यता इजराइल ने दिया है। नेक्स्ट है पुतिन की भारत यात्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा हुई है। दिसंबर में भारत आए थे। दोनों देशों के बीच वार्षिक बैठक 23वीं वार्षिक बैठक भारत में हुआ है, इसलिए वो आए थे यहाँ भाग लेने। भारत और रूस की 23वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। द्विपक्षीय व्यापार दोनों का होता है 63.8 अरब डॉलर। 2024-25 में 63.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था, जिसे 100 अरब डॉलर करना है 2030 तक। भारत से रसद समझौता हुआ है और इसके साथ ही भारत प्लस यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौता भी, इस पर समीक्षा किया गया है। भारत प्लस यूरेशियन यूनियन आर्थिक यूनियन के बीच पूछा जा सकता है ये यूरेशियन आर्थिक यूनियन क्या है? तो यूरेशियन आर्थिक यूनियन 5 सदस्यों का एक समूह है, जिसमें रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। तो यूरेशियन आर्थिक यूनियन के सदस्य कौन कौन से हैं? रूस के साथ बेलारूस और आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 सदस्य देश हैं, जिसके साथ भारत का भी व्यापार समझौता हुआ है और उस पर समीक्षा की गई है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से चालू करने की घोषणा कर दिया है। किसने? जापान ने। जापान का परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारीवारा संयंत्र को फिर से चालू किया जाएगा। ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है विश्व का। यह फुकुशिमा घटना 2011 के बाद बंद हो गया था, अब इसे फिर से चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है बोंडी बीच पर हाल ही में आतंकी हमला हुआ था। ये बोंडी बीच कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये वहाँ के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया था। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को मेजर पावर का रैंक मिला है। 40 अंकों के साथ भारत एशिया पावर में तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरा स्थान पर चीन है, जिन्हें सुपर पावर कहा गया है। और चौथा स्थान पर जापान है, जहां पहले भारत था, अभी वहां जापान चौथा स्थान पर, और रूस फिसलकर 5वां स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता हो गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 दिसंबर 2025 को व्यापार समझौता की घोषणा हुआ। 2025 में भारत FTA करने वाला ये तीसरा देश हो गया न्यूजीलैंड। पहले यूके से हुआ था और दूसरा ओमान के साथ हुआ था, अब तीसरा न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। 2025 में 3 व्यापार समझौता भारत ने संपन्न कर लिए हैं। 9 माह में संपन्न हुआ न्यूजीलैंड के साथ ये व्यापार समझौता, और ये 9 माह से जो वार्ता चल रही थी, इसमें सभी महिलाएं ही शामिल थीं न्यूजीलैंड के साथ वार्ता में। भारत से अब निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शून्य टैक्स लगेगा, जो न्यूजीलैंड जाएंगी जितने भी वस्तु। और इन दोनों का लक्ष्य है भारत और न्यूजीलैंड का 2030 तक लगभग 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करना, लगभग 5 अरब डॉलर करना। अभी लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास है। अगले 10 वर्षों में 2035 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो रूस ने 2035 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जी रामजी विधेयक। विकसित भारत जी रामजी विधेयक अधिनियम 2025 लोकसभा में पारित हो चुका है ये संसद से। तो विकसित भारत जी रामजी विधेयक का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अधिनियम आजीविका मिशन ग्रामीण, इसे लोकसभा से 18 दिसंबर 2025 को पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इसे अनुमोदन 21 दिसंबर 2025 को दिया। पहले विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को नरेगा के नाम से जाना जाता था, 2005 में आया था और 2009 में यह मनरेगा हो गया। फिर ये पहले 100 दिन का रोजगार गारंटी देता था और पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था, केंद्र सरकार की योजना थी। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, अब इसमें 100 के जहाँ 125 दिन रोजगार मिलेगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होगी, यानी कि केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो 100 दिन के स्थान पर अब 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। 4 प्रमुख कार्यों पर फोकस किया गया है इस बार, जल सुरक्षा पर, ग्रामीण अवसंरचना पर, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा पर और चरम मौसमी परिवर्तन के असर को कम करने पर विशेष कार्य किया जाएगा। जी रामजी विधेयक की 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे, जल सुरक्षा पर, ग्रामीण अवसंरचना पर, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा पर और चरम मौसमी परिवर्तन के असर को कम करने पर। और इसका वित्तीय पोषण जैसा कि पहले भी बताया 60 और 40 के अनुपात में होगा। फसल कटाई और बुआई के समय 60 दिनों तक कोई भी रोजगार की गारंटी नहीं दी जाएगी, ताकि कृषि के समय जो श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वो उपलब्ध हो सकें। और अनियमितताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ AI निगरानी प्रबंधन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है ओमान के साथ व्यापार समझौता। ओमान के साथ व्यापक आर्थिक व्यापार साझेदारी हुआ है, यह दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ, जिसे CEPA
नाम दिया गया है। अब भारत के 99% निर्यात की वस्तुएं शून्य शुल्क के साथ वहाँ जा सकेंगी। डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, कृषि उत्पाद के अतिरिक्त सोना, चांदी, आभूषण को बाहर रखा गया है इस समझौते से। ओमान के साथ जो FTA हुआ है उसमें डेयरी उत्पाद को, चाय को, कॉफ़ी को, रबड़ को, तंबाकू को, कृषि उत्पाद को, सोना, चांदी और आभूषण को बाहर रखा गया है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देश के साथ यह दूसरा व्यापार समझौता है, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ भारत का यह दूसरा व्यापार समझौता है। पहला UAE के साथ 2022 में हुआ था FTA। तो ये खाड़ी सहयोग परिषद कब स्थापित हुआ था? 1921 में। इसमें कितने देश हैं? 6 देश हैं। खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और UAE। तो खाड़ी सहयोग परिषद देश में 6 देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। नेक्स्ट है, RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया है, बदलने की मंजूरी दे दिया है। तो किस बैंक को? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या भारत में कितनी है? तो 12 है। नेक्स्ट है NSO के आंकड़े। हाल ही में NSO ने आंकड़े जारी किया है, जिसमें 2025-26 में भारत की दूसरी तिमाही में विकास दर 8.2% रही है बताया है। NSO ने भारत की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर कितना बताया है? 8.2%, जबकि पहली तिमाही में यह 7.8% थी। और स्थिर मूल्य पर GDP 48.63 लाख करोड़ की थी। नेक्स्ट है, RBI ने रेपो दर में परिवर्तन किया है। तो अभी रेपो दर कितना है? 5.25% और रिवर्स रेपो दर 3.35%, जबकि बैंक दर 5.5% है। रेपो रेट 5.25%, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 5.5% है। नेक्स्ट है, 16वीं जनगणना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी और पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पर लगभग 11,718 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 11,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 2 चरणों में होगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में शुरू होगा। इस दौरान पहले चरण के दौरान घरों की सूची, आवास का गणना किया जाएगा अप्रैल सितंबर 2026 में, जबकि दूसरी चरण जो होगी फरवरी 2027 से प्रारंभ होगी और जनसंख्या की गणना की जाएगी। जबकि इस बार जो 16वीं जनगणना हो रहा है यह अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027 से होगी, जबकि लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में यह अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी, 1 अक्टूबर 2026 से, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। पहला चरण ये अप्रैल सितंबर 2026 से ही शुरू होगा। जनगणना कार्यों की निगरानी के लिए सेंसस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक पोर्टल भी डेवलप किया गया है। इस पोर्टल को CMMS पोर्टल कहा गया है। CMMS पोर्टल किससे संबंधित है? तो जनगणना से, जिसका फुल फॉर्म है सेंसस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चालित यात्री जलपोत संचालित किया गया। कहाँ? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। पहला है यह स्वदेशी पूर्णतः हाइड्रोजन से चलने वाला जलपोत है। नेक्स्ट है, CNAP क्या है? चर्चा में रहा। CNAP यह कॉलर नेम प्रेजेंटेशन है। CNAP का फुल फॉर्म है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसके तहत मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वालों का नाम स्क्रीन पर दर्शाया जाता है CNAP के द्वारा। नेक्स्ट है, नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल हैं। नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी सिफारिश एक चयन समिति द्वारा की जाती है। उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं चयन समिति में। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, LIC के MD कौन बन गए हैं? B साईराम बन गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के MD कौन बने हैं? रामकृष्णन चंदर। और केंद्र अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक चतुर्वेदी। फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे दिया गया? अनंत अंबानी को दिया गया, वांतारा के लिए। तो LIC के MD बने हैं B साईराम। कोल इंडिया लिमिटेड के MD बन गए हैं रामकृष्णन चंद्रन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक चतुर्वेदी। जबकि फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर का अवार्ड किसे दिया गया? अनंत अंबानी को, वांतारा के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फीफा का विश्व पहला शांति वाला डोनाल्ड ट्रंप को और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन वाला एनिमल वाला अवार्ड ये अनंत अंबानी को। नेक्स्ट है, फीफा का फुटबॉलर पुरस्कार। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार 2025 पुरुष खिलाड़ी में किसे दिया गया?
तो उस्मान डेम्बेले को दिया गया। उस्मान डेम्बेले कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। जबकि फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर खिलाड़ी का पुरस्कार एटना बोनामाटी को दिया गया। एटना बोनामाटी ये स्पेन की हैं और डेम्बेले फ्रांस के थे। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। जबकि वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक का अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया और सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार मैक्लॉक्लिन लेब्रोन को दिया गया। मैक्लॉक्लिन लेब्रोन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स महिला का पुरस्कार। जबकि 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक्स का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हॉकी का टॉम बोन को दिया गया है। टॉम बोन बेल्जियम के हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का पुरस्कार हॉकी का जीन पॉल डेनबर को दिया गया, ये जर्मनी के हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मैक्स कैल्डाउस को दिया गया, ये नीदरलैंड के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार रघु प्रसाद को दिया गया, जो भारत के हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की है, तो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार में रघु प्रसाद को दिया गया, ये भारत के 2025 का। जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में पुरुष में टॉम बोन को, बेल्जियम के। जबकि महिला में खिलाड़ी को सांडी वार्ड को दिया गया, ये नीदरलैंड के हैं। और गोलकीपर में ग्रेस ओ हैनलॉन को दिया गया, ये न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेस ओ हैनलॉन। जबकि सर्वश्रेष्ठ हॉकी कोच का पुरस्कार एलिसन अनानास को, ये चीन की हैं, एलिसन अनानास। और सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार आइरीन प्रेसेनफुई, ये अर्जेंटीना के हैं, इन्हें दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार पुरुषों में टॉम बोन बेल्जियम के और महिला में सॉन्डी वार्ड नीदरलैंड के। अंपायर में रघु प्रसाद भारत के पुरुषों में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा किया गया। लगभग 20 बच्चों को दिया गया है ये बाल पुरस्कार, जिसमें बिहार के 2 बच्चे शामिल थे, वैभव सूर्यवंशी, इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया। और दूसरा कमलेश कुमार को वीरता के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है कमलेश कुमार को। तो 20 बच्चों में बाल पुरस्कार में 2 बच्चे बिहार से। यह पुरस्कार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर हर साल दिया जाता है। कुल 7 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये 7 क्षेत्र हैं: वीरता में, सामाजिक सेवा में, पर्यावरण में, खेल में, कला में, संस्कृति में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। वीर बाल पुरस्कार 7 क्षेत्रों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसमें चर्चा में था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो इस समय भारतीय जवानों की मदद करने के लिए पंजाब के 10 वर्षीय बालक श्रवण सिंह को भी शामिल किया गया था। तो ये श्रवण सिंह पंजाब के थे, भारतीय जवानों को इन्होंने सहायता पहुंचाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इन्हें भी दिया गया वीर बाल पुरस्कार। नेक्स्ट है राम बी सुतार का निधन हो गया, 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है दिसंबर 2025 में। राम बी सुतार कौन थे? तो ये एक आर्किटेक्ट थे, मूर्तिकार थे। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर जैसे मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो राम बी सुतार को पद्मश्री 1999 में दिया गया था और पद्म भूषण 2016 में दिया गया था, जबकि महाराष्ट्र भूषण 2025 में मिला है और टैगोर पुरस्कार 2018 में मिला था। तो राम बी सुतार मूर्तिकार थे, गुजरात के थे और इन्हें पद्मश्री 1999 में दिया गया था, जबकि पद्म भूषण 2016 में, और 2025 में ही इन्हें मिला था महाराष्ट्र भूषण। 2025 में इनका निधन हुआ है, महाराष्ट्र भूषण 2025 में मिला था। नेक्स्ट है खालिद जिया का निधन हो गया। ये खालिद जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी खालिद जिया, जिनका निधन हो गया। इनके पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इनका कार्यकाल था, पहली बार ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी थी 1991 से 1996, जब भारत में न्यू आर्थिक नीति चल रहा था। 1991 से 96 के दौरान में खालिद जिया बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री थी और 1996 में 1 माह के लिए बनी थी, दोबारा फिर बनी थी 2001 से 2006 के दौरान। खालिद जिया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 1991 से 96 और 2001 से 2006 के बीच। खालिद जिया के बेटा हैं तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के नया प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद यूनूस के बाद जब ये चुनाव हुआ तो यहाँ बन गए हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मेधा दिवस, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मेधा दिवस का मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, बांग्लादेश पर विजय के उपलक्ष्य में पाकिस्तान पर, और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, जबकि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मेधा दिवस 3 दिसंबर को और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने 2026 को घोषित किया है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष,
अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 2026 को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका ने, यानी कि अमेरिका का ये है टाइम्स ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो एआई के वास्तुकारों को चुना है, यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम पत्रिका ने। जबकि सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। ये यूट्यूब के सीईओ हैं। टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया है। टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो अजा विल्सन को चुना है। ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अजा विल्सन टाइम का एथलीट ऑफ द ईयर और सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन, जबकि एआई का पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया है। नेक्स्ट है कुछ बुक हैं और उनके नेम। इट्स इजी टू बी हेल्थी पुस्तक किसने लिखा है, तो माइका अरोरा। द 11th हॉर्स किसने लिखा है, सलमान रुश्दी। ब्रश विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है, सतीश गुजराल। मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखा है, अरुंधति राय। तो इट्स इजी टू बी हेल्थी किसने लिखा है, मलाइका अरोरा। द 11th आवर किसने लिखा है, सलमान रुश्दी। ब्रश विथ लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है, सतीश गुजराल। मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखा है, अरुंधति राय ने लिखा है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का रेजबेट को चुना है। चर्चा में रहा रेजबेट क्या है पूछा जा सकता है, तो यह ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रेजबेट को, जिसका अर्थ होता है, रेजबेट का अर्थ होता है जानबूझकर गुस्सा, आक्रोश या तीखी प्रतिक्रिया भड़काने वाला ऑनलाइन कंटेंट दिखाना। इसे भी रिजबेट कहा जाता है। रिजबेट जानबूझकर गुस्सा या आक्रोश या तीखी प्रतिक्रिया या भड़काने वाला ऑनलाइन कंटेंट को रिजबेट कहा जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का घोषित किया है। नेक्स्ट है कुछ ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेघ राहत उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नारी शक्ति खाड़ी देशों में महिला श्रमिकों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, फांसी हुई थी उन्हें, वहाँ से बचाया गया था ऑपरेशन नारी शक्ति के द्वारा। और ऑपरेशन सद्भाव राष्ट्र सुरक्षा और नागरिक समन्वय के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। सागर बंधु ये दितवाह चक्रवात आया था, श्रीलंका को मदद करने के लिए भारत ने चलाया था सागर बंधु। दितवाह चक्रवात का नामकरण यमन ने किया था। तो ऑपरेशन अजय इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन मेघ राहत उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से राहत के लिए, और ऑपरेशन नारी शक्ति खाड़ी देशों में महिला श्रमिक को बचाव के लिए, ऑपरेशन सद्भाव राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक समन्वय के लिए, और ऑपरेशन सागर बंधु दितवाह चक्रवात से श्रीलंका को मदद पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। चर्चा में रहा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये राजस्थान में हुआ, राजस्थान के 7 शहरों में। इसमें प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया है जो 67 पदक जीता है, कुल मिलाकर 67 पदक जीता है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 42 गोल्ड और 14 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज पदक जीतकर प्रथम स्थान पर आया। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसका शुभंकर था खंभा और घनी। खंभा और घनी शुभंकर था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां जो राजस्थान में हुआ, और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम था। नेक्स्ट है 5वां विश्व कप स्क्वैश का 5वां विश्व कप कहाँ हुआ, तो ये चेन्नई में हुआ, और विजेता कौन बना, भारत ही विजेता बना। भारत पहली बार एशियाई देश बना है, इससे पहला एशियाई देश बना है जिसने स्क्वैश का विश्व कप जीत लिया है। किसे हराया, हांगकांग को हराया है। स्क्वैश का विश्व कप जीत लिया भारत, 5वां था ये, हांगकांग को हराकर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में खेलो इंडिया जनजाति गेम्स होगा। ये कहाँ होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में, रायपुर में, जगदलपुर में और सरगुजा में। जगदलपुर के बस्तर में और अंबिकापुर में, सरगुजा के अंबिकापुर में होगा। 3 शहरों में पहला जनजातीय खेल होगा। इसमें लगभग 3000 जनजातीय खिलाड़ी भाग लेंगे, और इसका शुभंकर है मोरवीर। तो जनजातीय खेल का शुभंकर क्या है, मोरवीर, छत्तीसगढ़ में होगा। नेक्स्ट है अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट। अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है, बेल्जियम बना है, और भारत हार गया, उपविजेता भारत बना, और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था।
तो अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट मलेशिया में किया गया, बेल्जियम जीत गया और भारत उपविजेता बना। पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप 2025, पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ था। विजेता जर्मनी बना है और उपविजेता स्पेन बना है। चेन्नई प्लस मदुरई में हुआ था। 2 स्थानों पर पुरुषों का हॉकी जूनियर विश्व कप चेन्नई और मदुरई में हुआ था। भारत में हुआ था लेकिन हार गया भारत, जर्मनी विजेता बना और उपविजेता स्पेन बना है। महिला का हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 ये कहाँ हुआ, तो महिलाओं का हॉकी जूनियर विश्व कप ये 2025 चिली में हुआ। विजेता नीदरलैंड बना और उपविजेता अर्जेंटीना बन गया है। हॉकी का महिलाओं का जूनियर विश्व कप जो हुआ ये चिली में हुआ था। विजेता नीदरलैंड बन गया और उपविजेता अर्जेंटीना बना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ किया गया, ये पंचकुला हरियाणा में किया गया। 11वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ये किस मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका थीम था विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका थीम बनाया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला में किया गया। 11वां संस्करण था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संबंधित है इससे। नेक्स्ट है WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली भारत में किया गया। ये दिसंबर 2025 में किया गया। इसका थीम था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विज्ञान और अभ्यास। संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान अभ्यास। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला सम्मेलन ये गुजरात में हुआ था। WHO प्लस आयुष मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। ये भारत में आयुष मंत्रालय के सहयोग से। भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद सहयोग पर केंद्रित एक व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में इस सम्मेलन के दौरान भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद पर एक सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब, प्राइवेट है ये नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। इसरो के चेयरमैन ने इसका उद्घाटन किया है, वी नारायणन है इसरो के चेयरमैन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया जिसका नाम रखा गया है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। ये मुकेश अंबानी के बेटे अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेविगेशन ACEN इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्हील चेयर यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्हील चेयर यात्री कौन है, तो बेंथॉस हैं, मिकाइला बेंथॉस जर्मन के इंजीनियर हैं। व्हील चेयर के बाद व्हील चेयर पर बैठकर ये अंतरिक्ष गए हैं मिकाइला जेंथॉस। 15 दिसंबर 2025 को गए हैं। किस कंपनी के साथ, ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड मिशन के तहत। जेफ बेजोस की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन के साथ गए। NS-37 के द्वारा गए थे। विश्व की पहली रेल वायरलेस काफिले का परीक्षण किसने कर लिया, चीन ने। रेल वायरलेस काफिले का परीक्षण चीन ने कर लिया है। रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, 96 हो गई है। पहले 94 थी, अभी 2 रामसर स्थल शामिल हुए हैं भारत में। सिलीसेट झील ये राजस्थान का है और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बन गया है कोपरा जलाशय। भारत में 96 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत विश्व में रामसर स्थलों के मामले में तीसरा स्थान पर है। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है जिसमें 20 रामसर स्थल है। दूसरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ 6 रामसर स्थल हैं। और तीसरा स्थान पर बिहार है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल और बिहार में 6 रामसर स्थल, जो बिहार तीसरा स्थान पर है रामसर स्थलों के मामले में। तो रामसर संधि कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर संधि कहा जाता है। 1975 में लागू हुआ था और भारत इस पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थापित करेगी। तो भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान अंडमान निकोबार में स्थापित होगा। उद बिलाव संरक्षण हेतु विशेष पहल किसने शुरू किया है, तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट है NHAI ने मध्य प्रदेश के NH-45 पर भारत का पहला वर्ल्ड लाइफ सेफ सड़क का निर्माण किया है। तो भारत का पहला वर्ल्ड लाइफ सेफ सड़क का निर्माण कहाँ किया गया, NH-45 पर, यह मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है भारत ने, भारत और नीदरलैंड के साथ। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करेंगे, कहाँ, गुजरात के लोथल में। इस पर इन लोगों ने सहमति जताई है। नेक्स्ट है मैत्री 2 चर्चा में रहा। यह भारत का अनुसंधान स्टेशन है, कहाँ स्थापित होगा, तो यह पूर्वी अंटार्कटिका में स्थापित होगा। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है, यह 2032 तक पूरा होगा। मैत्री 2 जो अनुसंधान केंद्र स्टेशन है, यह 2032 तक
पूरा होगा कहाँ, तो पूर्वी अंटार्कटिका में होगा। और इसका पहले अंटार्कटिका में थे, पहला था दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित हुआ था, दूसरा मैत्री 1989 में स्थापित हुआ था, और तीसरा भारती 2012 से 15 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है सिटीज के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन। तो पूछा जा सकता है ये सिटीज के पक्षकारों का 20वां सम्मेलन कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ, नवंबर से दिसंबर में हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जानवरों की सुरक्षा से संबंधित होता है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है 20वां सम्मेलन सिटीज का। नेक्स्ट है हरियाणा का 23वां जिला कौन बन गया है, तो हांसी बन गया है। हिसार से अलग करके हरियाणा के हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है। नेक्स्ट है NAIA के तत्वाधान में 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो NIA के नेतृत्व में नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटे रोबोट का अनावरण किया गया है। किसने किया है, सबसे छोटे रोबोट का अनावरण विश्व का पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया है। सबसे छोटे रोबोट का अनावरण पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया है। नेक्स्ट है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आर्थिक राशि दी जाने वाली कुछ योजनाएं हैं। जैसे बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 देता है, उसी प्रकार से अन्य राज्य भी देते हैं। जैसे YSR चौथा योजना, ये आंध्र प्रदेश का है, यह 18,750 रुपया कुल मिलाकर देता है, यह 2020 में शुरू हुआ था। लक्ष्मी भंडार योजना किसका, पश्चिम बंगाल का है, यह 2021 में शुरू हुआ था, यह महिलाओं को 1,000 से 1,200 रुपया देती है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल का। और अरुणोदय योजना असम का, यह भी 1,250 रुपये देता है, 2021 में शुरू हुआ था। महालक्ष्मी योजना ये तेलंगाना का है, 2023 में शुरू हुआ और 2,500 रुपया देता है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक का है, 2023 में शुरू हुआ, यह 2,000 रुपया देता है महिलाओं को। CM लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश का, 2023 में यह 1,500 रुपया महिलाओं को देता है। और कलिनगर मगलीर उरिमई थित्तम योजना ये तमिलनाडु का है, 1,000 रुपया महिलाओं को दिया जाता है इसके तहत। कलिनगर मगलीर उरिमाई थित्तम योजना के तहत तमिलनाडु का है, 1,000 रुपया महिलाओं को दिया जाता है, ये 2023 में शुरू हुआ था। CM मैया सम्मान योजना ये झारखंड का है, 2024 में शुरू हुआ है और ये 2,500 रुपया महिलाओं को प्रदान करता है। नेक्स्ट है CM माझी लाडली बहना योजना महाराष्ट्र का है, ये भी 2024 में शुरू हुआ और यह महिलाओं को 1,500 रुपया प्रदान करता है। सुभद्रा योजना उड़ीसा का है, 2024 में 833 रुपया महिलाओं को देता है। और महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ का था, ये भी 2024 में, और महिलाओं को 1,000 रुपया इसके तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है लाडो लक्ष्मी योजना, ये हरियाणा का है और इसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपया दिया जाता है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा का 2024 में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी 2024 में यह 1,500 रुपया महिलाओं को देता है। महिला समृद्धि योजना ये दिल्ली का है, 2025 में, हाल ही में, यह भी 2025 में शुरू हुआ है और महिलाओं को 2,500 रुपया देता है महिला समृद्धि योजना। जबकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार 10,000 रुपया दिया है, कुल 2,10,000 रुपया दिया जाएगा। तो सुभद्रा योजना उड़ीसा का 2024 में 833, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का 1,000 रुपया, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा का 2,100 रुपया और इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना हिमाचल प्रदेश का 1,500 रुपया, महिला समृद्धि योजना दिल्ली का 2025 में 2,500 रुपया, CM मैया सम्मान योजना झारखंड का 2,500 रुपया, महाराष्ट्र का CM माझी लाडली बहना CM माझी लड़की बहन योजना यह 1,500 रुपया, CM लाडली बहना योजना ये तो मध्य प्रदेश का 1,500, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक का 2,000 रुपया, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक का, इसमें 2,000 रुपया महिलाओं को। महालक्ष्मी तेलंगाना का है ये 2,500 रुपया, अरुणोदय असम का 1,250 रुपया और लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल का 1,200 रुपया। नेक्स्ट है बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया संसद में। तो बीमा कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया, इसका नाम है सबको बीमा सबकी रक्षा। सबको बीमा सबको रक्षा, सबको बीमा सबको रक्षा नाम से बीमा कानूनों का एक विधेयक पेश किया गया। बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम, इरडा अधिनियम 1999, इनमें संशोधन किया गया है। भारत बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अब 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। साथ ही विदेशियों के लिए नेट ओन फंड NOF की सीमा जो है वो 5,000 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है। तो बीमा कानूनों में संशोधन का विधेयक पास किया गया जिसका नाम है सबको बीमा सबको रक्षा। और बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया। अब बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति होगी। विदेशियों के लिए नेट ओट फंड सीमा NOF की सीमा 5,000 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगावाट 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्रुव 64 है। ध्रुव 64 क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ का 64 बिट वाला
एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसे सीडैक ने विकसित किया है, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र और माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। तो ये था फरवरी 2026 का पत्रिका दर्पण करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।